हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के प्रमुख पर्वतों को देखेंगे, मेजर माउंटेन्स इन इंडिया। तो जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। इसके पहले आप लोग अगर अपने पास मैप नहीं रखे हैं तो वीडियो को यहीं पे स्किप करिए और मैप ले लीजिए, उसके बाद फिर से चालू करके देखिएगा। तो आइए हम लोग इस भारत के मैप पे नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया कि 3 पर्वत श्रेणियाँ थी। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी थी? अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बृहत हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय और उसके नीचे क्या थी? शिवालिक हिमालय। इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब आइए हम लोग भारत के अन्य जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं उनके बारे में देखते हैं। तो हम लोग इस क्रम में चलेंगे, ऐसे आएंगे और इधर से देखेंगे। तो पहले हम लोग पश्चिम की तरफ से चलेंगे, उत्तर पश्चिम की तरफ से, और साउथ में जाएंगे। साउथ से होते हुए पूरब की तरफ बढ़ते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ की पर्वत चोटियों को देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली। उसके नीचे आप लोग देखेंगे विंध्य। विंध्य के नीचे आप लोग देखेंगे सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे आप लोग देखेंगे अजंता। अजंता के नीचे सतमाला। सतमाला के नीचे कौन सी है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के नीचे महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के नीचे कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख के नीचे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा बुदन के नीचे नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई। अन्नामलाई के नीचे कार्डमम पहाड़ियाँ, या इन्हीं को इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। उसके बाद इधर आएंगे तमिलनाडु वाले एरिया में, तो यहाँ पे देखेंगे पलनी हिल्स है। पलनी हिल्स के ऊपर पंचमलाई श्रेणियां हैं। पंचमलाई के ऊपर सेवराय। सेवराय के ऊपर जावेदी। सेवराय की पहाड़ियां। सेवराय के ऊपर क्या है? जावेदी। जावेदी के ऊपर पालकोंडा। पालकोंडा के ऊपर बेनुकोंडा। और उसके बाद ये उड़ीसा वाला एरिया आ जाता है। यहाँ पे कौन सी है? महेंद्रगिरी। और यहाँ पे गरजात की पहाड़ियां, और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियां। नॉर्थ ईस्ट की प्रमुख पहाड़ियों को हम लोग देख लिए थे, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां थी। डैम याद कर लीजिएगा, डाफला, मिरी और अबोर की पहाड़ियां थी। इसके अलावा मणिपुर में एक पर्वत और है महत्वपूर्ण, ब्लू माउंटेन। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ब्लू माउंटेन कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर में। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं, इसको आप लोग मैप में देखकर उसको टिक करके या हाईलाइट कर लीजिएगा। अब हम लोग इन एक एक पर्वतों को विस्तार से देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो भारत के पर्वत हैं, इनको मुख्य रूप से 2 भागों में हम लोग बांट कर देखेंगे। कौन कौन से पर्वत? उत्तर भारत के पर्वत, उत्तर भारत के पर्वत और दक्षिण भारत के पर्वत। उत्तर भारत के पर्वत के अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं मुख्य रूप से कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं। काराकोरम, ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद पूर्वी श्रेणी। पूर्वी
श्रेणी का मतलब ये वाला एरिया जो हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट वाले पहाड़ियां हैं, ये हैं। इसके बाद दक्षिण भारत के पर्वत के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से किनको देखेंगे? अरावली, इससे बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद विंध्य, विंध्य के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बाद पूर्वी घाट। मुख्य रूप से हम लोग इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग अरावली को देखते हैं। आइए हम लोग अरावली को देखते हैं। तो मैप में देखिएगा आप लोग, ये लगभग गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए कहां तक? दिल्ली तक फैली हुई है। लगभग कितने में? 800 किलोमीटर में। तो अगर आप लोग अरावली को देखेंगे तो इस तरह हम लोग आइए बांट कर इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है? गुजरात, और इसका सिरा ये उत्तर में कौन सा है? दिल्ली। गुजरात से दिल्ली तक कितने किलोमीटर में फैला है? लगभग 800 किलोमीटर में। तो इसको हम लोग 3 रूपों में देखते हैं। इसका जो गुजरात वाला एरिया है, मतलब कि जो पूर्वी एरिया है, इसको किस नाम से जानते हैं? जरगा श्रेणी के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं? जरगा श्रेणी के नाम से। उसके बाद जो बीच वाला भाग है उसको हर्षनाथ के नाम से जानते हैं, हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से, हर्षनाथ नाम से। और जो उत्तरी सिरा है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? दिल्ली श्रेणी। इसको किस नाम से जानते हैं? दिल्ली श्रेणी के नाम से। तो आप लोग देखेंगे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप लोग जानते भी होंगे कौन सी है? गुरु शिखर। मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दे, पूछ दे जरगा श्रेणी, हर्षनाथ श्रेणी और दिल्ली श्रेणी, इनमें से कहां पर जो है गुरु शिखर स्थित है? तो गुरु शिखर किसमें है? जरगा श्रेणी में। यहां पर क्या है? गुरु शिखर, जो क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। इसके अलावा एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट, ये कहां पर स्थित है? सिरोही जिला में। राजस्थान में एक जिला है सिरोही, वहां पर स्थित है। सिरोही जिले में कहां पर? माउंट आबू में। माउंट आबू में। माउंट आबू और किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? जैन मंदिर के लिए। इसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए। यहाँ पे क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। किसका जैन मंदिर? दिलवाड़ा का। ये अक्सर पूछा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू में है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है इससे कि इस जैन मंदिर को किस राजवंश ने बनाया था? सोलंकी। किसने बनवाया था? सोलंकी। इसके अलावा एक चीज और आप लोग जानते होंगे इसके बारे में कि यहाँ पे क्या था? आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर था, जिसको क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया है। कहां पर किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हर्षनाथ श्रेणी। हर्षनाथ श्रेणी में एक महत्वपूर्ण स्थल है, आप लोग जानते होंगे, नाम से परिचित होंगे, मकराना। हर्षनाथ श्रेणी में कौन सा स्थल महत्वपूर्ण है? मकराना। मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर के लिए। आप लोग जानते होंगे यहीं के संगमरमर का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? ताजमहल के निर्माण में किया गया था। जो ताजमहल में संगमरमर लगे हैं वो कहाँ से लाए गए थे? मकराना से लाए गए थे।
इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे दिल्ली के थोड़ा सा पास वाले हर्षनाथ श्रेणी में यहाँ पर एक प्लेस स्थित है। कौन सा? खेतड़ी, काफी चर्चित प्लेस है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान है, कापर के लिए। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान या कापर के लिए। इसके अलावा आप लोग दिल्ली श्रेणी में ही देखेंगे क्या स्थित है? रायसीना हिल्स, इसको बोलते हैं हम लोग। इसको और किस नाम से जानते हैं? रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अरावली को एक तरह से और आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग गुजरात से चलें तो गुजरात से चलें तो एक पहाड़ी ये हो गई, इसके बाद एक पहाड़ी ये हो जाएगी, उसके बाद एक पहाड़ी ये हो जाएगी। इस तरह गुजरात और ये वाला दिल्ली। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां पर एक मंदिर स्थित है जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये कौन सा मंदिर है? अंबाबाड़ी का मंदिर है, अंबाबाड़ी टेम्पल। कहां पर स्थित है? अरावली पर। यहां पर क्या है? गुरु शिखर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या है? कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ किला है, कुंभलगढ़ फोर्ट है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों को पता होगा कि भारत की सबसे लंबी दीवार इसी की है, कुंभलगढ़ किले की ही है। भारत की सबसे लंबी दीवार है इसकी। अच्छा बताइए, विश्व की सबसे लंबी दीवार चाइना में है, भारत की सबसे लंबी दीवार यही कुंभलगढ़ में है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि यहीं पे जो दिल्ली वाला एरिया है इसको किस नाम से जानते हैं? रायसीना हिल्स के नाम से। और यही रायसीना हिल्स में ही क्या है? राष्ट्रपति भवन है। क्या है? राष्ट्रपति भवन। तो ये आप लोगों को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ क्रम भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे अरावली क्या है? संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण अगर आप लोग देखेंगे तो एजोइक एरा में हुआ था। कब हुआ था? एजोइक एरा में। एजोइक एरा में हुआ था। एजोइक एरा में कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली का निर्माण कब हुआ था? एजोइक एरा के प्री कैम्ब्रियन युग में। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि महेश जी आपका जन्म कब हुआ था, तो महेश जी बोलेंगे 95 में, 1995 में। तो मैं पूछूंगा 1995 में के किस माह में, तो वो बोलेंगे जनवरी में। तो इसको इस तरह समझिए कि ये जो महेश जी ने बताया 95, तो ये 95 हो गया, मतलब वर्ष हो गया। और उन्होंने बताया जनवरी, तो ये जो प्री कैम्ब्रियन युग है ये जनवरी हो गया। तो अरावली का निर्माण कब हुआ था? एजोइक एरा के प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण क्वार्टजाइट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? क्वार्टजाइट चट्टानों से। राक्स आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका निर्माण किससे हुआ है? क्वार्टजाइट चट्टानों से। अब जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का शरीर किससे निर्मित है, तो आप लोग कहेंगे पंच तत्वों से निर्मित है। तो उसी तरह जो कोई भी पर्वत होता है
वो भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है? चट्टानों से। और चट्टानों में भी कई प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो जो अरावली बना है वो किससे बना है? क्वार्टजाइट चट्टान से बना है। तो क्वार्टजाइट चट्टानें किससे मिलकर बनती हैं? क्वार्टजाइट चट्टान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, किसके अंतर्गत क्या आती है? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। तो अरावली जो है मुख्य रूप से क्वार्टजाइट चट्टानों, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट से मिलकर बना है। इसके अलावा इसका निर्माण किससे हुआ था? अवसादीकरण से। इसका निर्माण कैसे हुआ? अवसादीकरण से। अवसादीकरण से कैसे हुआ? अरावली से भी पूर्व एक पर्वत श्रेणी थी, दिल्ली समूह। कौन सी थी? दिल्ली समूह। दिल्ली समूह थी। अब इसका अस्तित्व नहीं है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। कब हुआ था? आर्कियन युग में। तो इसी से अवसादीकरण से किसका निर्माण हुआ? अरावली का निर्माण हुआ। इसके अलावा अरावली के अन्य नाम, तो अन्य नाम में और क्या क्या है? अरावली के अन्य नाम मतलब इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मेरू पर्वत भी कहते हैं, सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं? अर्बुदा पर्वत कहते हैं। और क्या कहते हैं? आडावाला पर्वत। आडावाला पर्वत एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आडावाला पर्वत किसे कहते हैं? अरावली को कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अरावली की आयु। अरावली की आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष है। 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता, तो देखिए कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होती है, इसके आसपास भी रहेगा तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं। इतनी जानकारी है किसके बारे में है? अरावली पर्वत के बारे में है। अब हम लोग किसको देखेंगे? इस समूह को, विंध्य पर्वत को। विंध्य पर्वत को देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विंध्य पर्वत को। यहाँ पर मैप में आप लोग देख लीजिएगा, लगभग कहाँ से? गुजरात से लेके झारखंड तक फैला हुआ है जो विंध्य श्रृंखला है। तो इसमें हम लोग देखते हैं निर्माण। इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण जो है चूना पत्थर से हुआ, लाइम स्टोन से। किससे हुआ है? चूना पत्थर से, लाइम स्टोन से। और ये क्या करता है? अगर आप लोग देखेंगे तो ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? अलग करता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करती है? तो कौन करती है? विंध्य पर्वत। तो ये क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसके अलावा एक चीज और देखेंगे आप लोग, इसी विंध्य श्रेणी के ही आसपास सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि किस पर्वत श्रेणी के आसपास सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास हुआ है? तो विंध्य के पास। इसी के आसपास क्या है? सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री है। अब आइए हम लोग थोड़ा विस्तार से विंध्य को समझ लेते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो विंध्य को मुख्य रूप से हम लोग 5 रूपों में बांट कर देखेंगे। इसकी जो पहली श्रेणी है कौन सी है? गुजरात श्रेणी। गुजरात श्रेणी। गुजरात श्रेणी के बाद ग्वालियर श्रेणी। ग्वालियर श्रेणी के बाद भारनेर श्रेणी। भारनेर। भारनेर के बाद कैमूर। कैमूर श्रेणी। कैमूर के बाद पारसनाथ।
क्रम भी पूछ सकता है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पूर्व में क्या है, पारसनाथ, उसके बाद कैमूर, भारनेर, ग्वालियर, गुजरात श्रेणी। या गुजरात की तरफ से चलेंगे तो गुजरात, ग्वालियर, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ श्रेणी। तो आप लोग देखेंगे जो ग्वालियर श्रेणी है, ए वाली जो श्रेणी है ग्वालियर श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी में ही यहाँ पर क्या स्थित है, जानपाव हिल्स। कौन सी पहाड़ी स्थित है, जानपाव हिल्स। जानपाव हिल्स से ही एक नदी निकलती है, चंबल। यहां से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी। आप लोग जानते होंगे चंबल किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी यमुना की। और यमुना में कहां पर जाके मिलती है, इटावा के पास। यमुना में जाकर क्या होती है, मिल जाती है। ग्वालियर श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये जो है वेस्ट यूपी से वेस्ट एमपी तक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक है। अब हम लोग आते हैं भारनेर श्रेणी। भारनेर श्रेणी का अगर आप लोग विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार ईस्ट यूपी से लेके ईस्ट एमपी तक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश तक। इसमें एक महत्वपूर्ण स्थल स्थित है, यहाँ पर कौन सा, पन्ना। यहाँ पर क्या स्थित है, पन्ना। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है आप लोग जानते होंगे, हीरा के लिए। इसके अलावा और किस लिए प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंध्य। इसका सर्वोच्च शिखर हम लोग देख लेते हैं, तो इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सद्भावना चोटी है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सद्भावना चोटी। इसको एक और नाम से जानते हैं, गुडविल पीक कहते हैं इसको और क्या कहते हैं, गुडविल पीक। अब हम लोग किसको देखेंगे, सतपुड़ा को। तो आइए सतपुड़ा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं सतपुड़ा पर्वत को। देखिए भाई, आप लोग लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक और कमेंट तो बनता है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी करें, तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत को। तो सतपुड़ा पर्वत को हम लोग 5 भागों में बांट के देखेंगे, राजपीपला, महादेव, मैकाल, सिहावा और राजमहल। यहाँ पे देखिए सतपुड़ा पर्वत है। और ये सतपुड़ा पर्वत अगर हम लोग गुजरात से चलें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड होते हुए, तो हम लोग देखेंगे कि गुजरात की तरफ कौन सा पड़ता है, राजपीपला। तो राजपीपला कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। इसके अलावा महादेव श्रेणी कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है, पश्चिमी एमपी में। कहाँ पर है, पश्चिमी एमपी में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। मैकाल श्रेणी का पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी एमपी में। और सिहावा का छत्तीसगढ़ में। और राजमहल श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है, झारखंड में। इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये क्या है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों का क्या है, क्रम है। गुजरात की तरफ से चलेंगे तो राजपीपला, उसके बाद महादेव, फिर मैकाल, फिर सिहावा, फिर राजमहल। या झारखंड की तरफ से चलेंगे तो राजमहल, सिहावा, मैकाल, महादेव और राजपीपला। अब हम लोग देखते हैं कि महादेव श्रेणी में ही, इस महादेव श्रेणी में क्या स्थित है, धूपगढ़ श्रेणी है। यहाँ पर क्या है, धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़।
धूपगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? यह क्या है? सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। उस दिन एग्जाम में आप लोगों को सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। इसकी हाइट लगभग कितनी है? 1350 मीटर के आसपास है। 1350 मीटर। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग मैकाल श्रेणी, और मैकाल श्रेणी में क्या स्थित है? अमरकंटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाल श्रेणी में क्या है? अमरकंटक। और अमरकंटक से मुख्य रूप से 3 नदियां निकलती हैं, सोन, नर्मदा और महानदी। इसको याद रखिएगा आप लोग कि अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां। कौन कौन सी? सोन, नर्मदा, महानदी। आप लोग जानते होंगे सोन जाके किससे मिल जाती है? गंगा से। और नर्मदा अरब सागर में गिरती है, और महानदी बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वह पर्वत कौन सा है जिससे 3 नदियां निकलती हैं, 3 दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। एक जाके गंगा में मिल जाती है, दूसरी अरब सागर में गिरती है, और तीसरी जाके बंगाल की खाड़ी में। तो कौन सा प्लेस है? अमरकंटक। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, और अमरकंटक कहाँ पे है? मैकाल श्रेणी में है। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत के बारे में और 2 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सतपुड़ा पर्वत जो है 2 नदियों के बीच है। यहाँ पे कौन सी नदी है? नर्मदा। और यहाँ पे कौन सी है? ताप्ती। और इसी के बीच में क्या है? सतपुड़ा है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच में है? तो नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो ऐसे ऊपर नर्मदा जाती और यहाँ से नीचे ताप्ती। तो एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत किससे बना है? तो किससे बना है सतपुड़ा पर्वत? लाल पत्थर से। किससे बना है? लाल पत्थर से, रेड स्टोन से बना है। किससे बना है? लाल पत्थर से बना है। इसके अलावा एक चीज और आप लोग देख लीजिए कि जो सतपुड़ा और अजंता के बीच का क्षेत्र है। मान लीजिए ये सतपुड़ा पर्वत हो गया और ये अजंता हो गया। ये कौन सा हो गया? सतपुड़ा हो गया और ये अजंता हो गया। इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? खानदेश के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि खानदेश किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? सतपुड़ा और अजंता। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे पर्वत हैं उनको देखते हैं। अब हम लोग कौन सा देखते हैं? मांडवी पर्वतमाला को। तो यहाँ पे देखिए गुजरात वाला एरिया है, और गुजरात में यहाँ पर देखेंगे जो मैं बनाया हूँ, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? मांडवी। तो मांडवी कहाँ पर है? गुजरात में। इसके अलावा इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गिर की पहाड़ियाँ। कहाँ पर हैं? गुजरात में। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा गिर किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक लायन के लिए, एशियाई बब्बर शेर के लिए। पूरे भारत में यही एकमात्र पाए जाते हैं, एशियाई बब्बर शेर। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे अजंता, सतमाला और हरिश्चंद्र। ये तीनों कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम याद रखिएगा आप लोग, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अगर हम लोग ऊपर से चलेंगे तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी? अजंता, उसके बाद सतमाला और उसके बाद हरिश्चंद्र। और ये तीनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र में है? तो कौन सी है? अजंता। इसका विस्तार कहाँ पर है? बस महाराष्ट्र तक ही सीमित है। उसके बाद इसके नीचे हम लोग महाराष्ट्र के नीचे आते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में हम लोग देखते हैं, हम लोगों को मुख्य रूप से 2 पहाड़ियां देखने को मिलती है। एक बाबा बुदन की, कौन सी? बाबा बुदन की, और दूसरा कुंद्रेमुख की। तो बाबा बुदन आप लोग जानते होंगे अरब से आए थे और इन्हीं पहाड़ियों पर बस गए थे। इन्हीं के नाम पर उन पहाड़ियों का नाम क्या पड़ गया? बाबा बुदन।
और उन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था, कॉफी की खेती किया था। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन के लिए, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कुंद्रेमुख, ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में ही है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा कि कुंद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। और बाबा बुदन भी कर्नाटक में किस लिए प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन के लिए। अब हम लोग और नीचे आते हैं, तो और नीचे आने के बाद हम लोगों को नीलगिरी देखने को मिलती है। ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, ये किसकी है, नीलगिरी की। अब हम लोग देखते हैं नीलगिरी। नीलगिरी बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो नीलगिरी का जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, दोदा बेटा है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। याद रखिएगा आप लोग, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा। इसके अलावा नीलगिरी पे कई जनजातियां पाई जाती हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं ये जनजातियां। तो ये जनजातियां कौन कौन सी हैं, टोडा, कोटा, बड़गा, जिसमें से टोडा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि टोडा जनजाति किस पहाड़ी पे रहती है, तो नीलगिरी पे। इसके अलावा नीलगिरी को क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी। इसको हम लोग पश्चिमी घाट के अंतर्गत भी देखेंगे, तो वहां विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसके नीचे में हम लोग आते हैं, तो इसके नीचे में कौन सी पहाड़ी आ जाती है, अन्नामलाई की। नीलगिरी के नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई की। तो नीलगिरी के दक्षिण में हम लोग देखते हैं कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं, अन्नामलाई की। ये देखिए यहाँ पर है ना अन्नामलाई। तो अन्नामलाई कहाँ पर है, केरल में है। और अन्नामलाई में ही कौन सी श्रेणी स्थित है, अनाई मुड्डी। कौन सी है, अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी स्थित है। अनाई मुड्डी की क्या विशेषता है, यह अन्नामलाई के साथ साथ दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, एक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, देखिए पहले मैं बताया था। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी, कहाँ पर स्थित है, अन्नामलाई, केरल में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि अन्नामलाई के नीचे कौन सी पहाड़ियां स्थित है, कार्डमम या इलायची की। इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां स्थित हैं। ये कहाँ पर है, केरल में है। ये भी एग्जामों में कई बार पूछी गई है कि कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ पर है, केरल में। इसी के पास कालीकट स्थित है। और आप लोग जानते होंगे वहीं पे क्या कौन आया था, वास्को डी गामा। और मसालों के लिए भी ये क्षेत्र क्या है, काफी प्रसिद्ध है। अब आइए हम लोग देखते हैं पलनी, पंचमलाई और सेवराय। और सेवराय के ऊपर कौन सी है, जावेदी। जावेदी के ऊपर पालकोंडा और उसके बाद बेनुकोंडा। तो हम लोग देखते हैं जावेदी, सेवराय, पंचमलाई और पालनी। ऊपर करिएगा। अब हम लोग देखते हैं जावेदी, सेवराय, पंचमलाई और पलनी। यहाँ पर देखिए जावेदी, सेवराय, पंचमलाई और पलनी, ये सब कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम है, याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो पलनी, पंचमलाई, सेवराय और जावेदी। एक एक शब्द लेके कुछ कोड बना लीजिएगा आप लोग, कीवर्ड निकाल लीजिएगा इनके। अब हम लोग देखते हैं वेनुकोंडा, वेनुकोंडा,
पालकोंडा, पालकोंडा, नल्लाकोंडा, अरमाकोंडा, ये सब कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। देखिए कोंडा शब्द आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो वेनुकोंडा, पालकोंडा, नल्लाकोंडा, अरमाकोंडा सब कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इनको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये जो ईस्टर्न घाट के अंतर्गत सब आती हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ईस्टर्न घाट के अंतर्गत आती हैं। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर है। इसके बाद अरमाकोंडा 1680 किलोमीटर के लगभग है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? जिंदागढ़। कई किताबों में आप लोगों को महेंद्रगिरी भी मिलेगा, लेकिन वो गलत है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदागढ़ है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आगे बढ़ते हैं तो गुजरात, और गुजरात में कौन सी पहाड़ी स्थित है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? सॉरी, गुजरात में बोल दिया। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? गरजत और राजमहल। तो गरजत हिल्स देखिए यहाँ पर है, मैप में देखेंगे आप लोग। तो गरजत हिल्स किन राज्यों में इसका विस्तार है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सी हिल्स है? राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स का विस्तार कहाँ पर है? मुख्य रूप से झारखंड में है। इसके अलावा सर्वोच्च चोटियां अक्सर एग्जामों में आप लोगों से पूछी जाती है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए मैं कुछ बता देता हूं, कॉपी कलम लेकर उसको नोट कर लीजिए। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है? बता चुका हूं, सिक्किम। इसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सर्वोच्च चोटी अभी बताया हूं, गुरु शिखर। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सद्भावना। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, बताइए। अनाईमुडी। इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी,
सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर। अच्छा, पश्चिमी घाट की बताइए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, वही तो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी होगी। पूर्वी घाट की अभी बताया हूं, पूर्वी घाट की कौन सी हो जाएगी? जिंदागढ़। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़। ये कितनी है? 1690 मीटर है। अच्छा, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अरमाकोंडा। अरमाकोंडा, इसकी हाइट कितनी है? 1680 मीटर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। लक्षद्वीप की नारचू। इस तरह याद कर लीजिएगा। लक्ष्य बना के हम लोग क्या करते हैं? नाचते हैं। या जिसको लक्ष्य मिल जाता है वो क्या करता है? नाचता है। तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नारचो। अंडमान निकोबार की यहाँ पर देखिए, ये लक्षद्वीप में यहाँ पे क्या है? सैंडल पीक। और ये क्या है? सॉरी, ये अंडमान निकोबार। और यहाँ पे लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो। ये और ये। इसके अलावा आप लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, या पहाड़ी किसे कहते हैं, या श्रेणियां क्या होती हैं। आइए हल्का सा मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो पर्वत किसको हम लोग कहेंगे, या पहाड़ी किसे कहेंगे, या पठार किसे कहेंगे, या मैदान किसे कहते हैं। तो इनका निर्धारण देखिए मुख्य रूप से किसके आधार पर किया गया है? ऊंचाई के आधार।